अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे हम, और आज हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 6 है, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जो है वो दो वर्ड्स का मजमूआ है हमारे पास। बायो का मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है केमिकल कंपाउंड्स। हमने प्रीवियस जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा था कि एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल मिल के आगे बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। अब हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाए उनको हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। केमिकल कंपाउंड्स यानी कि मॉलिक्यूल्स that are present in living organisms। क्योंकि बायो जो है ये लाइफ की स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद केमिकल कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे। आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। अब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस या स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स is called molecular biology। इसके अलावा एक और कोर्स में डेफिनेशन दी हुई है बायोकेमिस्ट्री की, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं और उनको हम स्टडी करें उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी जो है लाइफ है, इसको हम बायो में स्टडी करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री को। तो ऐसे लाइफ प्रोसेसेस जो कि केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म is called as बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन है हमारे पास, इसके अलावा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मेजर हमारे क्या हैं बायोमॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं की स्ट्रक्चर और इन्हीं की फंक्शनिंग को हम स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। तो अगर हम इनकी सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो मेजर हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ये हमारी बॉडी में या हमारे सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इसका क्या क्या फंक्शन है। मेजर बायोमॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। अब हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी या हमारे सेल में ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग है। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसी भी सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और सेल मेम्ब्रेन में। फॉर एग्जाम्पल के ये हमारे पास क्या है, एक सेल है,
न्यूक्लियस है और ये सारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी ये होंगे, इस आउटर कवरिंग के अंदर भी, और इस सारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल को अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी स्टोरेज, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो उस एनर्जी को यूज कर लिया जाए। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है मेजर हमारी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि हमने पढ़ा था कि ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के साथ साथ ही जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, और उसके आगे गोल्जी बन रहे होते हैं। उन गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम निकल रहे होते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी हमने। इन सब के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा जो आउटर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था ये एक लिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, इम्बेडेड फॉर्म में प्रोटीन मौजूद होती है, यानी कि तकरीबन जो सेल का आप समझ लें कि 80% अगर हम कह दें, ठीक है, तो वो क्या है? वो प्रोटीन से बना हुआ है। इसका काम क्या है? इंजाइम्स के तौर पे काम करता है, किसी भी जो फंक्शन हो रहा है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसकी स्पीड को ज़्यादा करने के लिए। हार्मोन्स जो, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मेक मेम्ब्रेन्स, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज की, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, इन सब की मेम्ब्रेन्स में क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक, अब ये जो ट्रैफिक है इसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल के एक सेल के अंदर आयन आने हैं, ठीक है, सेल के अंदर आयन आने हैं, वाटर आना है, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस आनी है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसने क्या होना है? रिमूव होना है। उन सबको चेक कर रहा होता है यही प्रोटीन, कि जो असेंशियल आयंस होते हैं उनको निकलने नहीं देता, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने में ये क्या करता है? प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद आ जाती हैं लिपिड्स। लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन में किस तरह कि हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन की शेप इस तरह की होती है, एक लिपिड बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? लिपिड है, और इसके अंदर प्रोटीन इस फॉर्म में, एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होती है। ये सारे क्या हैं? ये लिपिड मौजूद हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर भी लिपिड मौजूद होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कि ये फैट की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है। हीट इंसुलेटर, जब लिपिड जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिलती जा रही है, तो वो लिपिड के फॉर्म में, यानी कि फैट की फॉर्म में वो एनर्जी क्या होती है? स्टोर होना शुरू होती है, और एक पूरी लेयर अराउंड द बॉडी बन जाती है। और वो एनिमल जो कि ठंडे एरियाज में रहते हैं उनके गिर्द बिल्कुल एक पूरी मोटी लेयर इसकी लिपिड्स की मौजूद होती है, जो कि उनको हीट इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, यानी कि उनकी जो बॉडी हीट है उसको बाहर निकलने नहीं देती। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है वो इसी लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा आते हैं आरएनए, इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ये भी मेजर बायोमॉलिक्यूल है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है और राइबोसोम मौजूद है, ठीक है। एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, और बाकी जितना भी साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे ग्रेन्स की फॉर्म में फ्रीली मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि इसका काम क्या है? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। जो भी डीएनए है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है, उस डीएनए से ये इंफॉर्मेशन लेगा और उसको ले जाएगा राइबोसोम्स के पास, यानी न्यूक्लियस में भी है, राइबोसोम्स के पास भी है। न्यूक्लियस से जो डीएनए है, न्यूक्लियस का जो डीएनए है वहां से इंफॉर्मेशन लेगा, उसको ले जाएगा राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम क्या करेंगे? उससे बनाएंगे प्रोटीन बनाएंगे।
प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो ये हमारे पास क्या है, मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, आरएनए है, और ये हमारे सेल के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और मेजर हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस इन सब के अलावा एक और हमारे पास होता है डीएनए। डीएनए को जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। और ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर इस तरह की जो ऑर्गेनेली हमने देखी थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है इस फॉर्म में, इसके अंदर ग्रेनम, थैलोकाइड्स, ठीक है, ये सारे पड़े थे। तो ये इसके अंदर होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस अगर तो यूकैरियोटिक सेल है और उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, उसके अंदर मौजूद होगा ये डीएनए। अगर जो सेल है वो यूकैरियोटिक है या और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं है, तो जो न्यूक्लियाइड रीजन है उनके अंदर होगा प्रोकैरियोट्स में। जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता उनके न्यूक्लियाइड रीजन में, फॉर एग्जांपल कि ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर होगा। अगर तो वो सेल क्या है, इस फॉर्म में है और ये न्यूक्लियर रीजन बना, तो यहाँ पे जो है वो डीएनए उसका मौजूद होगा। अब इसका काम क्या होता है, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो विरासती जो होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाली, उसको लेके जाता है फॉर डेवलपमेंट, ताकि वो डेवलप कर सके, फंक्शन करे, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसके वही कैरेक्टर्स हों, ठीक है, जिस तरह के पेरेंट्स के होते हैं उस तरह के, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट उसके जो जनरेशन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो कैरी करनी है वो किसके थ्रू होती है, डीएनए के थ्रू होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म के ड्राई मैस में कितने परसेंट मौजूद होते हैं। लेकिन इससे पहले ड्राई मैस क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसको समझ लें। ड्राई मैस हम तब कहेंगे कि जब तमाम जो वाटर है वो क्या कर दिया जाए, सेल में से रिमूव कर दिया जाए। ऑल वाटर हैज बीन रिमूव्ड। विदाउट वाटर अगर हम मैस देखें सेल का, और प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल मेम्ब्रेन अगर हम बात करें कि ये जो हमारा सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म और इस न्यूक्लियस की बात हो रही है, हम इस जो लेयर है आउटर, इसके बगैर, इसकी जस्ट इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तो हमने वाटर कंसीडर नहीं किया हुआ और उसके अलावा ये जो आउटर कवरिंग है इसकी, उसको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे, और फिर हमने कहना है कि ये जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये कितने परसेंट मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हाई रेशियो में मौजूद है प्रोटीन, जो कि 50% होता है। न्यूक्लिक एसिड है नेक्स्ट 18%। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स 15% तक होते हैं। एंड पे आ जाते हैं लिपिड्स, जो कि 10% एक सेल के, एक प्रोटोप्लाज्म के ड्राई मैस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इन बायोमॉलिक्यूल्स की परसेंटेज है। और टोटल अगर हम बात करें तो 97% जो हैं ये क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी कि यही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। जो रिमेनिंग 7% हमारे पास आ जाते हैं उनके अंदर जो असेसरी हम कह लें मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसके अलावा एसिड्स हैं एंड अदर बेसिस।
ये इंक्लूड होते हैं बाकी 7% के अंदर। तो मतलब ये कि ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी बॉडी के ये हैं और मेजर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया, जिसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स देखे कि जो भी केमिकल कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे उनको बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे और इनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलेंगे। इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम स्टडी करेंगे उसको हम बायोकेमिस्ट्री कह देते हैं। फिर हमने इन ये जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी हमने देखी कि ये लोकेट कहाँ कर रहे हैं हमारे सेल के अंदर और इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने इनकी परसेंटेज भी देख ली। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है। मेजर टर्म्स हैं उनमें आ जाती है हमारे पास एक प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उन तमाम को बोला जाता है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म हो रही है। चाहे वो फिर उसकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की तोड़ फोड़ हो रही है या किसी चीज़ को स्टोर करके कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस या ऑल केमिकल प्रोसेसेस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहे हैं उसको हम बोल देंगे वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। फिर चाहे वो फैट की फॉर्मेशन है, फिर चाहे वो एनर्जी फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारे क्या है इसी मेटाबॉलिज्म के अंदर आ रहे हैं। इस मेटाबॉलिज्म की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल केमिकल्स, ठीक है, या सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके बना देते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एनाबॉलिज्म के अंदर। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक होते हैं, टूटते हैं इनटू सिंपल वंस। और जब ये टूटेंगे तो इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इससे क्या होगी, एनर्जी इसमें यूज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे इस चैप्टर की जो कि इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म तमाम तरह के जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, सर्कुलेशन है, इस सब को कलेक्टिवली हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो मिले और उससे कम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। इसी तरह कम्प्लेक्स कोई मॉलिक्यूल है वो टूट जाए सिंपल के अंदर तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जब टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है उससे और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक कैटाबॉलिज्म हो गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर 6 का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शनिंग है, कितने परसेंट मौजूद हैं, और इसके अलावा हमने छोटी छोटी टर्म्स डिस्क्राइब की, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। इसके बाद जो है हम अपना मेन टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।